बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू तक जो है वो ट्रीट कर लिया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को और प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज़ को भी। अब आगे हम जो है वो मज़ीद कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। उनमें जो है वो आज के लेक्चर में 4 हम इनिशियली डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। लिए कुछ मज़ीद चीज़ें भी हमें चाहिए होंगी, उनकी भी हम डिटेल देख लेते हैं और फिर जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, एनी प्रोसेस बाय विच मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, किसी मशीन के रन होने का प्रोसेस हो सकता है, कोई और इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट जिसके साथ आप कुछ मेजरमेंट ले सकें या कोई आउटपुट आपके पास आए। मेजरमेंट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो इस वजह से हम फिर उसको स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल x is a random variable if its value is determined by the outcome of random experiment। कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल की आप वैल्यू लिखते हैं रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में, वो रीज़न क्या होती है कि जो एक्सपेरिमेंट आपका हो रहा है वो रैंडम है, उससे आ रही है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसके बिहाइंड हो तो देन इसको हम रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं। अदरवाइज वेरिएबल तो सिंपल वेरिएबल होता है, उसमें रैंडमनेस का जिक्र नहीं होता। जब ये वेरिएबल आपका किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जनरेट हो रहा हो उस वक्त आप इसको रैंडम वेरिएबल का नाम देते हैं। के अलावा जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो मीन अ कॉरेस्पॉन्डेंट दैट असाइन प्रोबेबिलिटी टू वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो जैसे हम ऊपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के आई हैं, ये उसी तरह की चीज़ है कि हर वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी असाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो कोई रूल होगा या कोई फंक्शन होगा या कोई वैल्यू गिवन होगी। ईच वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रोबेबिलिटी की गिवन होगी। For a discrete random variable, the probabilities for each outcome x to occur is denoted by f of x, known as probability distribution if it satisfy two वही आपकी प्रॉपर्टीज हैं कि each probability lie between 0 and 1 होनी चाहिए और sum of all probability is equal to 1 होना चाहिए। sum over all the x, कोई जितने भी x पॉसिबल हैं उन सब पे अगर sum किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। तो ये हमारी तकरीबन मिलती जुलती डेफिनेशन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी इस्तेमाल की थी। जस्ट उधर सिंबल हमने पी इस्तेमाल की थी, इधर एफ इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सबसे पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हर डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी एक खास पैटर्न के साथ अकर होती है। तो फिर उसके मुताबिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी फिनोमेना की वजह से चेंज होती जाती है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है, यूनिफॉर्मिटी किसी जगह आ रही है। वो किस जगह पे आ रही है? प्रोबेबिलिटीज के अंदर। फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ अगर आए हम, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की भी दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट के अंदर भी होती है और कॉन्टिन्यूस में भी। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, इफ ईच ऑफ एन वैल्यू, अगर एन वैल्यू है इसके रैंडम वेरिएबल के अंदर x1 टू xn तक, तो ईच वैल्यू जो है वो रैंडम वेरिएबल की इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अगर हो, तो अगर n वैल्यू है तो ईच प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/n। अगर 5 वैल्यू है तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी के साथ हर वेरिएबल की सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो उस केस में आप क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो एक डाई रोल करने की जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, डॉट अपीयर ऑन अपर फेस, तो पहली सबसे चीज़ क्या है हमारे पास? रैंडम वेरिएबल कौन सा आ रहा है इसमें? नंबर ऑफ हेड अपीयर ऑन द अपर फेस विच इज 1, सॉरी, डॉट अपीयर ऑन द अपर फेस, वो डॉट 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक जा सकती हैं। तो ये रैंडम वेरिएबल अपर फेस पे डॉट अपीयर होने के नंबर ऑफ डॉट के जो पॉसिबिलिटी हैं वो सारी की सारी हमने लिस्ट की हैं।
ये हमारा रैंडम वेरिएबल है x, और इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है 1 आने की वो क्या है 1/6। कितने फेवरेबल आउटकम है जिनके अंदर जो है वो हमारे पास एक डाट आ सकता है। तो एक डाई के अंदर जो है वो एक फेवरेबल डाट है हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल हैं, वो 6। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1 डाट की। इस तरह 2 डॉट के लिए भी एक ही ऑप्शन है, 3 के लिए भी, 4, 5 और 6 के लिए भी। सब के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है। क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। इस वजह से ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनी है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। नेक्स्ट हम कुछ चीजें देखते हैं। अगर 2 काइंड को टास्क किया जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ हेड जो है वो, अगर x को हम रखें नंबर ऑफ हेड, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कोई भी हेड ना आए, 1 हेड आए या 2 हेड आए, तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। 2 से ज़्यादा तो हेड आने की चांसेस ही नहीं है, क्योंकि काइन ही 2 हैं। तो इस वजह से जो x बनाए या जो रैंडम वेरिएबल बनाए वो क्या है 0, 1 एंड 2, 3 ही ऑप्शन। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें पहले से भी पता ही है, लेकिन अब जो है वो हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर एनलिस्ट करके देखते हैं तो ये सब की इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। में फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है, 0 हेड आने वाले में कौन सा, टेल, और टेल अगर आ जाए तो वो 0 हेड होता है। तो वो फेवरेबल आउटकम से प्रोबेबिलिटी फाइंड की 1/4 आ गई। इस तरह 1 के लिए 2 फेवरेबल आउटकम थे। 2 फेवरेबल आउटकम कौन से थे, टेल हेड और हेड टेल। तो टोटल तो 4 थे, 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। और इसी तरह फाइनली 2 हेड वाली एक ही ऑप्शन था, हेड हेड, और कुछ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। लेकिन अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। उसको मोटिवेशन फाइंड करने के लिए जो है वो हम कुछ चीज़ें पहले देखेंगे और फिर देखते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है। अच्छा, अगर इसी तरह की एक एग्जांपल हो, ये 2 काइन थे, अगर मैं कह दूं कि 10 काइन जो है वो आपने टास्क करने हैं, या एक ही काइन को 10 टाइम आपने टास्क करना है, दोनों सेम ही बात है। तो एक्स नंबर ऑफ हेड आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी, तो एक्स की पॉसिबिलिटी किधर से स्टार्ट होंगी, नंबर ऑफ हेड की 0 से, और किधर तक चलेंगी 10 तक, आपका रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि उसकी वो जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो 1/1 हमें फाइंड करनी आसान है। जब 10 काइन हम टास्क कर रहे हैं तो 10 काइन टास्क करने का मतलब है 2 पावर 10 पॉसिबिलिटी है, 2 पावर 10 दैट इज 1024 आपके आउटकम बन रहे हैं। तो 1024 आउटकम बनाना इटसेल्फ इतना इजी नहीं है। आप ट्री डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। आपका पेज ख़त्म हो जाएगा, जिस पेज पे आप लिख रहे हैं मैनुअली आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं होंगे इतनी आसानी से। 1024 बनाने पॉसिबल हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। फिर उनमें से चूज़ करना कि ज़ीरो वाले ऑप्शन कितने हैं, 1 वाले ऑप्शन कितनी हैं, 2 हेड वाले ऑप्शन कितनी हैं, 3 वाले, 4 वाले, इनको फ़िल्टर करना भी एक डिफ़िकल्टी है। फिर जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी है। तो ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर 10 काइंड आपने टास्क करने हैं या एक काइंड को 10 टाइम आपने टास्क करने, तो फिर ये वाला काम करना जो अभी अभी हमने किया 2 काइंड के लिए, 2, 3, 4 काइंड के लिए ये पॉसिबल था, हमारे लिए इजी था करना। लेकिन जब 10 काइंड तक चला गया काम, या 10 टाइम टास्क करने तक चला गया, तो उस वक्त ये काम परफॉर्म करना इतना इजी नहीं रहा। इम्पॉसिबल अभी भी नहीं है, लेकिन इजी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी हम कोई ऐसा तरीकाकार तलाश करना है जिसके थ्रू ये काम हम परफॉर्म कर सकें। लार्ज नंबर ऑफ टास्क के लिए भी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीकाकार फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपके पास तकरीबन एक मोटिवेशन आ गई है कि जब ये नंबर ऑफ काइन हमारे इंक्रीज़ कर दें या नंबर ऑफ टास्क इंक्रीज़ कर दें, उस वक्त ये मैनुअल तरीका जो है वो काम नहीं आता। तो फिर हमें कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके थ्रू ये प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाए। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, पिक अप 2 कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, एक्स नंबर ऑफ एस। अब एक्स नंबर ऑफ एस, इसमें क्या होगा, 0 ए आ सकता है, 1 ए आ सकता है,
या 2A आ सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ 52 कार्ड है ये डेक ऑफ 52 कार्ड। तो ये कैसे हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे 2 की कि क्या वो जीरो वाली कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है। पहली तो बात है कि ये 2 कार्ड कितने वे में हम चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड। तो वो हमने जो काउंटिंग प्रिंसिपल कुछ पढ़े थे वो अगर आपको याद हो तो 52C2 कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा इधर। 52 कॉम्बिनेशन 2 के कितने कॉम्बिनेशन आते हैं वो तमाम चॉइसेस है हमारे पास चूज करने की। तो वो एक लार्ज नंबर आएगा आपका, उसमें से फिर फिल्टर करने और जैसे डिफ़िकल्टी ऊपर आ रही थी उसी तरह की डिफ़िकल्टी इधर भी आएगी। इससे पहले कुछ एग्जांपल हम देख लें। ये वाला फार्मूला जो ऊपर हमने देखा है कि इसके लिए फार्मूला तो अभी हमें चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है ये वाली लार्ज नंबर ऑफ टास्क के लिए या लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ हम एक सिंपल एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो चेक कैसे की जाएगी डिस्क्रीट में। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक फंक्शन गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/15 और x की वेरिएशन है सिर्फ 3 पॉसिबल है। जो रैंडम वेरिएबल गिवन है वो हमें दिया गया है 1, 2 और 3। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि चेक वेदर द कॉरेस्पॉन्डेंस गिवन बाय फंक्शन f कैन सर्व एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल का हमें नज़र आ रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है 1, 2, 3। अब जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आउटपुट हमारे पास आएंगे वो एज अ प्रोबेबिलिटी सर्व होंगे ईच रैंडम वेरिएबल के लिए। तो वो जो आउटपुट आए हैं 4/15, 5/15 और 6/15, जब इनको ऐड अप करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, 15/15 विच इज़ 1। तो इसका मतलब है तमाम प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव थी और ईच प्रोबेबिलिटी जब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी की है तो वो हमारे पास 1 बन रहा है। और इसके अलावा हमने और कौन सा एक्सियम देखना होता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 तो नहीं दे रही, तो वो भी नहीं है। इसका मतलब है जो एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी सेटिस्फाई हो रहे हैं और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे सर्व हो सकता है फॉर द गिवन वेरिएबल। इस तरह जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे वेरीफाई आपने करना है नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन इन 4 फ्लिप ऑफ बैलेंस्ड काइंड। ये 4 फ्लिप के लिए हमने ये एक फंक्शन लिख लिया है। तो आपने ये वेरीफाई करना है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे सर्व हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे, 4c 0 डिवाइडेड बाई 16। फिर f ऑफ 1 फाइंड करने के लिए 4c 1 डिवाइडेड बाई 16। इसी तरह 2, 3 और 4 के लिए भी हम चेक करेंगे। तो जब सारे फंक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारी इधर से मिल जाएंगी 0, 1, 2 एंड 2, 3 एंड 4 के लिए, उन सबको ऐड अप करके देखेंगे अगर इज इक्वल टू 1 आंसर आया तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग कर रही है। क्या हम इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं फाइंड करना चाह रहे? लेकिन जब अगर 10 काइंड के लिए हम करेंगे तो फिर क्या इधर 4 आएगा? आंसर है नहीं। फिर इधर आना चाहिए 10c x और फिर x भी हमारा चेंज होना चाहिए था। x 0 से लेकर किधर तक चलेगा? 10 तक चलेगा। और इसी तरह डिवाइडेड बाय 16 तो नहीं आना चाहिए। अब डिवाइडेड बाय क्या आना है 10 के केस में? 2 पावर 10 विच इज 10 24। इसका मतलब है कि वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था हमारा स्लाइड नंबर जो 130 पे था, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था टास्क काइंड 10 टाइम, उसको हम इसी फार्मूले के थ्रू जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं इसी तरह का फार्मूला लिख के। वो फार्मूला क्या बनेगा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फार्मूला बनाने का तरीका कार क्या है। रोल अ डाई 3 टाइम, x नंबर ऑफ 6 है। तो जब एक डाई 3 दफा रोल हो रही है या 3 डाई एक दफा रोल हो रही है, आउटकम तो उनके सेम ही आने वाले हैं। कितने आउटकम आएंगे? 6 पावर 3 टोटल आउटकम। अब इनको मैनेज करना इतना आसान नहीं रहा।
6 मल्टीप्लाई विद 6 36, और 36 मल्टीप्लाई विद 6 ये कितने बन जाएंगे आपके 218 बन जाएंगे कितने। 6 मल्टीप्लाई विद 6 36 इधर से आ गया, और 180 ये आपके, हाँ 216 बन जाते हैं। तो 216 आउटकम है, उनके लिए जो है वो इतना आसान नहीं है। हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि जो एस है वो नंबर ऑफ 6 है। जब 6 अपीयर होगा उसको हम एस का नाम देते हैं, और जब नहीं आएगा 6 तो उसको एन का नाम दे देते हैं, नॉट 6 और 6। अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जब 3 डाई हम रोल कर रहे हैं तो आइदर तो तीनों की तीनों डाई पे जो है वो 6 ना आए, दैट्स मीन एक्स इक्वल टू 0 हो, नो 6। फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तीनों डाई में से किसी एक डाई पे जो है वो 6 आ जाए। वो कितनी पॉसिबिलिटी है, अब वो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पोजीशन तीसरी डाई पे 6 आए, दूसरी पे 6 आए, या पहली पे 6 आए, तीनों ये डिफरेंट है ना आउटकम। तो ये 3 वे में जो है पॉसिबिलिटी है। इस तरह 2 6 आने वाली पॉसिबिलिटी जो है वो भी हमारे पास ये 3 है, और तीनों के तीनों 6 आने वाली पॉसिबिलिटी भी हमारे पास सिर्फ एक आ रही है। अब इन पॉसिबिलिटी को हम कन्वर्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। कैसे कन्वर्ट करने जा रहे हैं, एन 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 नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 5/6। 5 ऐसे फेवरेबल आउटकम है ना जिनमें 6 नहीं आ सकता, वो कौन से हैं, 1 डॉट आ जाए, 2 डॉट, 3 4 एंड 5 डॉट तक आने के जो ऑप्शन है ये हमारे फेवरेबल हैं फॉर नॉट 6 के लिए। तो 5/6 प्रोबेबिलिटी आपकी बन गई फॉर एन, और एस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है इसमें, अगर 6 डॉट आ जाए आपके, तो जिधर एस लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस करें अगर 1/6 के साथ, और जिधर एन लिखा हुआ है उसे अगर रिप्लेस करें 5/6 के साथ, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी सारी की सारी आ जाएगी इधर। तो जो पहला आउटकम है जिसमें x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी बनी है वो क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई विद 5/6 मल्टीप्लाई विद 5/6 के तीनों n को हमने उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ रिप्लेस कर दिया। इसी तरह अगर नेक्स्ट वाले में आए तो 5/6 2 दफ़ा है और एक दफ़ा 1/6 है, जस्ट ऑर्डर चेंज करना है इस सेकंड वाले आउटकम में जिसमें 1/6 आ रहा है। इसी तरह 2/6 वाले में 5/6 और 2 टाइम 1/6 है, लेकिन जस्ट ऑर्डर चेंज हो रहा है इन तीनों आउटकम में। अब इसको अगर हम लिखना चाहें ऊपर वाले फार्मूला की तरह तो क्या लिख सकेंगे, ये लिख दिए, ये वो ऊपर वाली चीज़ है, x 0 पॉसिबल था, 1 2 और 3, यही चीज़ हमने ऊपर वाली स्लाइड में भी लिखी थी। और उसके सामने जो प्रोबेबिलिटी बनी थी 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/6 3 दफ़ा लिखा था, पावर मैंने 3 कर दिया इधर। थोड़ा सा हम अब फार्मूला की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ना उसी चीज़ को। इसी तरह 1 की जो 1/6 आने की प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी, 1/6 था और 5/6 की पावर 2 थी, ये 3 नहीं था साथ लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था, ये काम 3 दफ़ा हो रहा था, ये भी ऑप्शन था फेवरेबल, ये भी और ये भी, तो हमने साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 2/6 वाले में भी ये 3 नहीं था लिखा हुआ, क्योंकि ये 3 दफ़ा रेपिटेशन हो रही थी, तो हमने साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लिए। और लास्ट ऑप्शन में 1/6 गिवन था, ये भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने पावर इसकी 3 लिख ली। अब बात इधर तक ख़त्म नहीं हुई, जो फार्मूला हमें मिलने जा रहा है वो बहुत ही और ज़्यादा काम को आसान कर देने वाला है। तो जब 3 हमारे पास जो है वो प्लेसेस हैं, तो 3 में से कितनी प्लेसेस पे हमारा 6 आना है, ये हमें 3C0 जो है वो कैलकुलेट कर देगा। 3C0 अगर 0 प्लेस पे 0/6 आता है तो 3C0, अगर 1/6 आता है तो 3C1, अगर 2/6 आता है तो 3C2, इसी तरह अगर 3/6 आती हैं तो 3C3। आप कैलकुलेट करें, अगर 3C0 आपका क्या आंसर देता है, 1 देता है, तो इसका मतलब है इधर वो लिखा हुआ है 3C0, क्योंकि उसका आंसर 1 था तो हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं।
इस तरह 3C1 का आंसर क्या आता है, 3 आता है, तो वो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। 3C2 का ऑप्शन भी जब आप कैलकुलेट करेंगे कि आपको नज़र आएगा 3 आता है, और 3C3 का ऑप्शन भी जो है वो आपका 1 आता है, तो वो लिखा हुआ नहीं है इधर। इसका मतलब है जो ऊपर वाली तमाम प्रोबेबिलिटी हैं वो इस फार्मूला के थ्रू डिस्क्राइब की जा सकती हैं। ये जो रेपिटेशन है इनको कैलकुलेट कर देगा ये 3CX। उसके बाद जो 6 आने की प्रोबेबिलिटी थी वो फर्स्ट वाले केस में आप देख सकते हैं 1/6 के ऊपर हमने x लिख दिया। अब जब 0 का था तो 1/6 इसमें नहीं था, फार्मूला में आ रहा, तो ये वाली चीज़ को 0 कर देगा 1/6 को। 1/6 पावर 0 का मतलब है 1 कर देगा इसको, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फार्मूला पे इसका। और इसके अलावा जो 5/6 है उसकी पावर हमने लिखी है 3/3 - x। तो x क्योंकि 0 है फर्स्ट वाले केस में, तो हमारे पास 5/6 की पावर 3 बच जाएगा। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर रहा है, ये रिकवर कर रहा है। अगर कहा जाए कि ये वाला फार्मूला हमारी प्रोबेबिलिटी को सही तरह से रिकवर कर रहा है, कोई मसला नहीं आया फॉर x इक्वल टू 0। इस तरह फॉर x इक्वल टू 1 अगर आप रखें तो 3C1 1/6 की पावर 1, x की जगह पे 1 रख रहे हैं जस्ट हम, तो ये 1/6 की पावर 1 नहीं थी इधर। 5/6 की पावर अब क्या आ जाएगी 2, इधर भी 2 ही थी। इस तरह आप 2 के लिए रख के देखें, 3 के लिए रख के देखें। ये जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी प्रीवियस स्लाइड पे, फिर उनको टेबल की फॉर्म पे लिखा और अब हमने उनको फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया। इसी फार्मूला का नाम जो है वो क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ अजम्पशन भी हैं जिनके अंडर जो है ये अप्लाई होती है, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 5 डाई जो है वो टास्क हो, अब 5 डाई टास्क होने की जो सैंपल स्पेस है वो मज़ीद बड़ी होती जा रही है। 216 मल्टीप्लाई विद 36, तब जाके आपकी जो है वो एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनने वाली है, जो कि फाइंड करना इट सेल्फ डिफ़िकल्ट है। फिर उसके थ्रू प्रोबेबिलिटी फाइंड करके उनको ईच रैंडम वेरिएबल के सामने फ़िल्टर करके लिखना वो भी एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, स्पेस का भी इशू बनेगा। तो अब हमारी जो है वो मजबूरी बन गई है कि इस फार्मूला को इस्तेमाल करें। तो हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखने की बजाय मैं इधर आपको बताना चाह रहा हूँ कि टास्क डाई 5 टाइम, ये तो टोटल हमारे पास आ गया। एक्स नंबर ऑफ 6 है हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी, एक्स इज इक्वल टू 2 आने की प्रोबेबिलिटी। और एस हमारा जो है वो 6 है, इस वजह से हमने एस एस एन एन ये सारे लिख लिए हैं जिनमें 2 6 आने की आउटकम फेवरेबल है। तो आप ये मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अगर हम ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला लगाएं तो हमें 5 में से 2, टोटल 5 प्लेसेस पॉसिबल है ना, तो 5 प्लेसेस में से 2 जगह पे 6 आने के जो फेवरेबल जो चांसेस हैं वो हमें कैलकुलेट कर देगा 5C2। जब आप इसको ओपन करेंगे इसका आंसर आ गया 10। कम्बिनेशन है ये मैंने इधर लिख लिया। फिर इसके बाद अगला काम क्या है, ये मैंने कैलकुलेट करके इधर लिख दिया है पहली टर्म को। इसके बाद फेवर की प्रोबेबिलिटी जो है पी क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी इसे कहते हैं, विच इज़ 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी यही है ना, 1/6 अपर फेस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। और हम क्या चाह रहे हैं, 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी p पावर 2। अब p जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1/6 है, इसकी पावर 2 कर दिया हमने। अच्छा ये p अगर चेंज भी होती जाए डिफरेंट फिनोमेना के लिए चेंज हो सकती है, ये काइन है तो उसके लिए 1/2 है, ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑन दी डाई जो है वो 1/6 है। और अगर इसी तरह अगर हम इवन डॉट अपीयर ऑन दी डाई कर दें तो वो क्या बन जाएगी, 3/6 विच इज़ 1/2 अगेन बन जाएगी। तो इस तरह जो है वो कोई और फिनोमेना भी हो सकता है। तो हर फिनोमेना के मुताबिक जो है ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी सेटल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और इसी तरह जो है वो जो ये सेकंड टर्म है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी इसे कहते हैं। और इसको जो पी होगा ये इसका रेसिप्रोकल होगा। अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो जस्ट 1 में से माइनस कर दें,
1 माइनस पी करेंगे तो ये आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी क्यू आ जाएगी, या 1 माइनस पी ही अभी आप इसको रहने दें। तो इसकी पावर जो है वो अब हमने क्या लेनी है, n माइनस एक्स। n क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ, ये वाला n की बात नहीं कर रही, ये तो नॉट 6 है ना। एक n जो है स्मॉल n को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे शायद किया था, नहीं इधर नहीं अभी किया, लेकिन आइंदा हम करना शुरू कर देंगे। तो स्मॉल n का अगर हम नंबर एक इस्तेमाल कर दें तो वो n क्या है, 5 है इधर। तो 5 माइनस 2, 5 माइनस एक्स या 5 माइनस 2, क्योंकि हम 2 में इंटरेस्टेड हैं तो हम डायरेक्टली इधर 5 माइनस 2 करके आंसर हासिल कर लिया 3। तो 5/6 की पावर 3, ये हमारे पास जो भी कैलकुलेशन करके आंसर देगा हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 5 डिवाइडेड बाई 6 पावर 3, 1/6 पावर 2 एंड मल्टीप्लाई विद 10। तो डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई है, कोई लंबी चौड़ी आपको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने जस्ट एक ही टर्म कैलकुलेट किया। वैसे मैंने एक्सप्लेन करते थोड़ा टाइम इस वजह से लगाया कि अभी आप इस चीज़ पे नए हैं, तो आपको टर्म भी क्लियर नहीं है, इस वजह से हमने इस पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाया। जब आप फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो होपफुली आपका आधा मिनट लगेगा इस कैलकुलेशन पे। अब आते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन क्या है, इसकी जो टर्म है वो क्या है, n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल है, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, x नंबर ऑफ सक्सेसिव है, या जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है रैंडम वेरिएबल की वो है। A trial with only 2 possible outcome is used, so frequency as a building block of a random experiment that is called a Bernoulli trial. ऐसा ट्रायल जिसके ऐसा आउटकम जिसके सिर्फ 2 ही आउटकम पॉसिबल हों, सक्सेस या फेलियर में हम अगर उसको डिस्टिंग्विश कर पाएँ। मसलन काइन टास्क करते हैं तो एक हेड है एक टेल है, ये भी बर्नाली ट्रायल है आपका। और इस तरह अगर हम एक डाई रोल करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इस पे आड नंबर ऑफ डाट अपीयर हो जाएं अपर फेस पे तो ये हमारी सक्सेस होगी। तो इस केस में सक्सेस कौन कौन से डाट हैं, 1 डाट अपर फेस पे आए, 3 डाट आए या 5 डाट आए, तो ये हमारी सक्सेस काउंट होगी इसमें। तो इसका मतलब है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, जो फेवरेबल आउटकम इसमें सक्सेस में है वो कितनी है, 3 है, 1, 3 एंड 5 डिवाइडेड बाई 6। तो 3/6 हमारी इक्वल प्रोबेबिलिटी आ गई है, 1/2 आ गई है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगी विच इज़ 1 माइनस पी, वो भी 1/2 ही आ जाएगी। और जैसे अभी हम ऊपर वाली एग्जांपल में 6 आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस कह रहे थे, तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, सिर्फ एक सक्सेस का ऑप्शन था विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाती थी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये तो था बर्नाली ट्रायल। A random experiment consists of n Bernoulli trial such that there are fixed number of trial. n जो है वो हमारा फिक्स होना चाहिए, वो 10 टाइम हम रेपिटेशन कर रहे हैं किसी ट्रायल की या किसी एक्सपेरिमेंट की, 100 टाइम कर रहे हैं, 1000 टाइम कर रहे हैं, 5 टाइम कर रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं, जो भी है वो नंबर फिक्स होना चाहिए n। n इटसेल्फ फिक्स होगा तो हम x तो जो है डिसाइड कर पाएंगे ना। फिर हमारा x स्टार्ट होगा कि इसकी पॉसिबिलिटी आइदर सम जो एक्सपेरिमेंट है उनमें 0 से स्टार्ट होती है, कुछ में 1 से भी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमारा जो है वो रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटी डिसाइड होगी जब n हमारा फिक्स होगा। तो सम टाइम 0 से लेकर n तक वो चलता है x, और सम टाइम 1 से लेकर n तक चलता है। तो n का पता होना पहले हमें लाजमी है और फिक्स होना चाहिए। दूसरी असम्पशन क्या है, दी एन ट्रायल आर इंडिपेंडेंट एंड रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ये नहीं है कि हम एक दफ़ा जो है वो डिफरेंट डाई लें, दूसरी दफ़ा 22 कोई डाई ले लें या 22 काइन ले लें, या जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस पर कंडीशन सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंडीशन आपकी चेंज हो जाएं और नंबर ऑफ ट्रायल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एक ट्रायल जो है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ईच ट्रायल रिजल्ट इज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, क्योंकि ये हमारे पास बर्नाली ट्रायल चल रहा है तो 2 पॉसिबल आउटकम ही आएंगे, लेबल्ड एज सक्सेस और फेलियर। चौथी असम्पशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज डिनोटेड बाय p
रिमेन कांस्टेंट, ये नहीं है कि एक ट्रायल करती दफ़ा प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 थी, तो जब अगली दफ़ा हम रोल करें तो हम कहें नहीं ये प्रोबेबिलिटी अब वेरी कर रही है तो 2/6 हो गई है इस ट्रायल के लिए। नहीं, जितने भी ट्रायल होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ इसके साथ तो वो सेम प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। जो भी आएगी पूरे के पूरे ट्रायल एक्सपेरिमेंट करती दफ़ा वो फिक्स होनी चाहिए, जो भी है पी। The random variable x has a binomial random variable with parameter n and p. The probability function of x is denoted by ncx p raised to power x into 1 minus p raised power n minus x. अब इसमें तमाम की तमाम टर्म जो हैं वो हम डिफाइन कर चुके हैं। p probability ऑफ सक्सेस है, 1 माइनस p जो है वो probability ऑफ फेलियर है, और n माइनस x नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ फेलियर है, जबकि p पावर x जो है वो नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ सक्सेस है। और ncx जो है वो जितना भी ये कम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है जिसमें हम ncx टाइम वे ऑफ चूज कर सकते हैं x प्लेसेस ऑफ सक्सेस के लिए। p पावर x जो है वो हमें x प्लेसेस बता रही है सक्सेस की, और n माइनस x प्लेसेस बता रही है फेलियर की। इन दोनों का प्रोडक्ट है और ये कितनी दफ़ा ये रेपिटेशन हो रही है वो ncx बताएगा। तो टोटल एक जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनी है वो क्या बन गई है, ncx p रेज टू पावर x मल्टीप्लाई विद 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x। इन अजम्पशन के अंदर कोई भी फिनोमिना आपका आ रहा होगा तो आप उधर क्या अप्लाई करेंगे, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे मेन चीज़ आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट ट्रायल है, दो ही आपके पास ऑप्शन होंगे, एक सक्सेस होगी एक फेलियर होगा, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट होनी चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स होने चाहिए। तो इन अजम्पशन के अंदर आपके पास जो रैंडम वेरिएबल बनता है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन है वो आपके पास इस एफ की फॉर्म में डिस्क्राइब होगा। अब देखिए आपका रोल ऑफ डाई 20 टाइम, एक्स नंबर ऑफ 6 है, लाजमी नहीं है एक्स नंबर ऑफ 6 ही हो, वैसे हम एक्स नंबर ऑफ 6 ले रहे हैं क्योंकि हमारा एक इंटरेस्ट नेचुरल इंटरेस्ट होता है 6 के अंदर। अगर आप 5 को कह देते हैं तो कोई मसला नहीं है, उस केस में भी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बन जाएगी, 1/6 ही बन जाएगी। हाँ, अगर आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इससे, एक्स नंबर ऑफ 6 की बजाय आप कहते हैं कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ 4 और 6 आए अगर अपर फेस पे, तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा। तो एन तो उसी तरह है क्योंकि नंबर डाई जो है वो 20 टाइम रोल होनी है, तो नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका 20 फिक्स हो गया है। उसके बाद अब आपकी पी चेंज हो जाएगी उस केस में, अगर आप 4 और 6 दोनों के अंदर सक्सेस अपनी रख लेती हैं। तो सक्सेस के लिए जो दो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, 2 4 है और 6 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम उस केस में 2 आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 6। तो 2/6 का मतलब है प्रोबेबिलिटी पी जो है वो आपके पास 1/3 आ गई है। तो 1 माइनस 1/3 क्या बनेगी, 2/3। तो जो प्रोबेबिलिटी का फेलियर है वो क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। बाकी चीज़ें सेम ही रहनी है आपकी। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि 20 टाइम एक डाई रोल हो रही है, एक्स नंबर ऑफ 6 जो है वो हमारे फेवरेबल हैं, तो इसका मतलब पी जो है वो 1/6 आ जाएगा, और क्यू इसी तरह क्या आ जाएगा, या 1 माइनस पी जिसे आप कह रही हैं इधर सेकंड प्लेस पे, नंबर ऑफ फेलियर जो हैं वो क्या आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। अब जो p है उसके ऊपर x प्लेस किया हुआ है, और जो 1 माइनस पी है उसके ऊपर हमने n माइनस एक्स प्लेस किया हुआ है। n आपको नज़र आ रहा है क्लियरली 20 है, तो n की जगह पे हमने 20 माइनस एक्स लिख दिया है। अब x की क्या क्या पॉसिबल वेरिएशन है वो भी आपने साथ मेंशन करनी है, इधर मैं शायद मेंशन करना भूल गया हूँ, लेकिन आपने x की जो पॉसिबल वेरिएशन है वो मेंशन करनी है। क्या x 0 पॉसिबल है इस केस में, कि किसी भी प्लेस पे जो है वो 6 ना आए ना, सारे के सारे अदर देन 6 आ जाए, तो इसका मतलब x 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 अप टू 20 तक चलेगा, कि 20 की 20 जो डाई हैं उनके ऊपर 6 आ जाए। इसका मतलब है 0 से लेकर 20 तक तमाम ऑप्शन मौजूद है। अब अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक स्पेशल केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें, मसलन हम चाहते हैं कि जो 4 डाई हैं
क्योंकि 6 डाई रोल हो कितनी डाई रोल हो रही हैं, एक डाई 20 टाइम रोल हो रही है, तो उसमें से जो है वो 4 दफ़ा जो है वो हमारे पास 6 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20c4 1/6 पावर 4 मल्टीप्लाई विद 5/6 पावर 20-4। इसका जो भी आपका आंसर आएगा उसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसका मतलब है कि नंबर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम पूरी सैम्पल स्पेस बनाने बैठेंगे और फिर नंबर ऑफ रेपिटेशन उसमें से चूज़ करनी पड़ेंगी, फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो अगर तो 20 दफ़ा हमें एक डाई रोल करनी पड़ गई है, तो उसकी जो सैम्पल स्पेस ही हम बनाएंगे वो क्या होगी, 6 पावर 20। 6 पावर 20 कैलकुलेट कीजिएगा ज़रा, कितनी आपके नंबर ऑफ आउटकम बनते हैं। आप सिर्फ नंबर ही चेक कीजिएगा कितना बड़ा आता है, उसके आउटकम बनाने तो जो है वो बड़ी दूर की बात है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बनाने इटसेल्फ एक इंतहाई डिफ़िकल्ट चीज़ है। इस तरह फ्लिप फेयर काइंड, फेयर क्यों कह रहे हैं कि अनबायस नहीं होना चाहिए, जब अनबायस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हेड आने की 1/2 नहीं होगी, जबकि फेयर काइंड का मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने भी ऑप्शन हैं वो इक्वल प्रोबेबिलिटी दे रही है। तो उस केस में जो है वो हमारे पास फेयर काइंड होता है। अच्छा, ऊपर वाले केस में आपने नोट किया था कि जब हमने एक डाई रोल की थी तो हमारे पास x जो था नंबर ऑफ 6 था, तो नंबर ऑफ 6 के अंदर हमारा इंटरेस्ट था कि वो हमारी सक्सेस बन गया, और जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं था वो हमारा फेलवर बन गया। तो दो कैटेगरी बनी थी, एक सक्सेस वाली और एक फेलवर वाली। 1 से लेकर 5 तक अपर फेस पे कोई भी डाट आते तो वो फेलवर था, सिर्फ 6 आए तो हमारी सक्सेस थी। इसका मतलब है कि दो ऑप्शन हमारे पास नज़र आ गए थे, बर्नाली ट्रायल ही था, सक्सेस और फेलवर को हम डिस्क्राइब कर सकते थे। इसी तरह काइंड के केस में भी हम ये काम कर सकते हैं, एक हेड के अंदर अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो हेड आएगा तो हमारा सक्सेस है, अगर टेल आएगी तो हमारा फेलवर है। तो 10 काइंड अगर टास्क करने की जो हमने शुरू में एग्जांपल ली थी, तो उसके लिए जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो क्या है, 10cx 1/2 पावर x इंटू 1/2 पावर 10-x। क्योंकि ये 1/2 सेम है तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 पावर 10 बन जाएगा। ये बाय चांस है। Rather than repeat a fixed number of trial, we repeat the experiment until first success। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना कि बस एक दफ़ा, पहली दफ़ा ये काम हो जाए तो बस ठीक है जी। मसलन कोई बंदा एक गेम खेल रहा है, काइन एक टास्क करता जा रहा है, तो उसने अपने आप से जो है ये डिसाइड कर लिया कि जब तक पहली दफ़ा मेरा हेड नहीं आ जाता मैंने प्रोसेस रोकना नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वो फर्स्ट टाइम काइन टास्क करे तो उसका हेड आ जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है ना। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम हेड नहीं आया तो फिर जो है वो उसकी ट्रेल पीछे से आपने काउंट करते जाना है कि फर्स्ट टाइम हेड नहीं आया तो क्या आया, टेल आई है, तो फिर सेकंड टाइम हेड आने का ऑप्शन तो मौजूद है ना। फिर अगर सेकंड टाइम भी हेड नहीं आया तो इसका मतलब है कि थर्ड टाइम जब हेड आने का ऑप्शन है तो उससे पहले 2 दफ़ा टेल आ चुकी होगी। तो जब भी वो रुकेगा उससे पहले जितने भी ऑप्शन हैं उन पे जो है वो उसका फेलवर हो चुका होगा। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायल अनटिल द फर्स्ट सक्सेस। जब भी फर्स्ट सक्सेस आएगी काम रुक जाएगा। इसका मतलब है p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसकी पावर 1 नहीं है, उससे पहले जितनी दफ़ा भी एक्सपेरिमेंट रेपिटेशन होगी वो क्या होगा, फेलवर होगा। मसलन 10वीं दफ़ा जाके हमारा जो है वो सक्सेस आती है तो इसका मतलब है उससे पहले जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर जो है वो हमारी कितनी दफ़ा आएगी, 9 टाइम आएगी। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, 1 माइनस p उससे पहले कितनी दफ़ा आ चुका होगा, x माइनस 1 टाइम टोटल, क्योंकि x टाइम पे जाके आपकी प्रोबेबिलिटी अगर हो रही है ना, जो भी आ रहा है फाइनल आपका जो एक्सपेरिमेंट जिधर स्टॉप कर रहा है वो x टाइम है, अगर तो लास्ट टाइम पे जो है सक्सेस है उससे एक कम कर दें, x माइनस 1 कम कर दें तो वो हमारी फेलवर है। तो फेलवर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, तो उसकी पावर x माइनस 1 आ गया और साथ ये p आ गया। इसमें एक चीज़ आप नोट कर रही हैं, x जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा।
और ये किधर तक चल रहा है, ये इन्फिनिट तक। इन्फिनिट तक चलने का मतलब है कि कोई भी नंबर दरमियान में से चूज हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ये किधर रुकेगा। जब इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी फर्स्ट सक्सेस पे जाके जो है वो प्रोसेस ने रुक जाना है, तो उस वक्त आपके ट्रायल ने रुक जाना है, आपके एक्सपेरिमेंट ने रुक जाना है, तो उस वक्त ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और एक्स को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर पी, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो इस तरह डिफाइन होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। जो प्रीवियस वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा क्या था, 1/x या 1/n भी आप उसे कह सकते हैं। इसी तरह उसके लिए जो x की वेरिएशन थी वो किसी और तरह डिफाइन थी। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आई, उसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो डिफरेंट वे में डिफाइन था। और कैसे डिफाइन था, NCx p⁻x इंटू 1 - p⁻n-x। और इस तरह आप जब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आई है उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक नए तरीके से हमारे पास जो है वो आ गया, फंक्शन आ गया। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास सैंपल जो है वो विद रिप्लेसमेंट चूज हो और ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट हो, देन हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी। लेकिन अगर हमारा जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग हम कर रहे हों और डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होती है, जिसका नाम है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ऊपर हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, एक मजीद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक सक्सेस और दूसरी फेलवर या नॉन सक्सेस आप उसको कह सकती हैं। पिक अप n बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मसलन किसी एक बॉक्स के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल पड़े हैं, हमने क्या करना है, कुछ नंबर ऑफ बॉल उसमें से पिक करने हैं, लेकिन उनको अगला बॉल पिक करने से पहले रिप्लेस नहीं करना। मसलन पहला बॉल चूज किया है तो जो भी बॉल आया वो हमने अपने पास रख लिया है, ये एक एक्सपेरिमेंट का तरीकाकार है। दूसरा बॉल चूज करती दफा हमारे जो बॉक्स के अंदर है एक बॉल कम हो चुका हुआ है। पहला बॉल हमारा अगर n बॉल में से चूज हुआ है तो दूसरा बॉल हमारा n-1 बॉल में से चूज हो रहा है, इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और विद रिप्लेसमेंट का क्या तरीकाकार होता है कि अगर हम पहला बॉल चूज करते हैं, उसको नोट करते हैं किस कलर का था, वो दोबारा रख देते हैं हम बॉक्स के अंदर, तो जो पहले बॉल चूज करती दफ़ा हमारे पास ऑप्शन जितने थे उतने ही ऑप्शन दूसरे बॉल को चूज करती दफ़ा भी होंगे, वही सेम ऑप्शन वही सेम चॉइसेस हमारी मौजूद होंगी, तो उसको हम विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। और अगर हम बॉल अपने पास रख लें तो उसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो एक्स नंबर ऑफ वाइट बॉल अगर हमने पिक करनी है तो इसमें जो द बॉक्स कंटेन अ वाइट बॉल एंड बी ब्लैक बॉल, जो नंबर ऑफ वाइट बॉल हैं वो ए हैं और जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हैं वो बी हैं। तो ए के अंदर हमारी सक्सेस है, बी के अंदर हमारा फेलवर है। हमने टोटल n बॉल पिक करनी है, एक्स नंबर ऑफ सक्सेसेज हैं अगर हमारी। बॉक्स के अंदर दो तरह के बॉल हैं, एक जिनके अंदर हमारी सक्सेस है, एक ऐसे जिनके अंदर हमारी सक्सेस नहीं है। कैटेगरी दो ही हैं अभी। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आप देख रहे हैं कैटेगरी दो ही हैं, एक सक्सेस की कैटेगरी है, एक नॉन सक्सेस की कैटेगरी है, जिसे आप फेलवर भी कह सकते हैं। लेकिन चेंज क्या आया फिनोमेना के अंदर, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस सक्सेस, सक्सेस हमारी किसमें है, वाइट बॉल के अंदर है। तो ये P क्या है, नंबर ऑफ वे टू पिक n बॉल विद एस सक्सेस और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वे टू पिक n बॉल। अब n बॉल पिक करने के नंबर ऑफ वे जो हैं वो नंबर ऑफ वे टू पिक x सक्सेसिव के हैं, नंबर ऑफ वे टू चूज x सक्सेसिव मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वे टू चूज n-x नॉन सक्सेसिव। इसका मतलब है ए में से जो x हमारे चूज होंगे वो सक्सेस हैं और बी में से जो, क्योंकि ब्लैक जो है वो बाल हमारे उनमें सक्सेस नहीं है, वो फेलवर वाले हैं, तो बी में से कितने चूज होंगे n-x, टोटल कितने चूज होंगे n चूज होंगे।
अगर आप x और n माइनस एक्स को ऐड करें तो हमारे पास कितने टोटल चॉइसेस आ जाती हैं, n चॉइसेस आ जाती हैं। तो n चॉइसेस को हमने दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, एक a में से चूज होने वाले और दूसरे b में से चूज होने वाले। जो कि सक्सेस के कारस्पॉन्डिंग है वो x हैं, जो फेलवर के कारस्पॉन्डिंग है वो कितनी है, n माइनस एक्स। सैंपल ऑफ साइज n ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड रैंडमली, दैट्स मीन विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये वाला काम हो रहा है। फ्रॉम टोटल कितने हैं हमारे पास, a प्लस बी है, और a में से x चूज हो रहे हैं, b में से n माइनस एक्स चूज हो रहे हैं, ये तो फेवरेबल बन गए। अब डिवाइडेड बाय हमने किसके साथ करना है, a प्लस बी में से n चॉइसेस चूज करेंगे। अगर हम इसमें मजीद थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं, जो चीज़ रह गई वो उसके थ्रू क्लियर कर लेंगे। आपके पास अगर 52 कार्ड है, कार्ड जो हमने डेक ऑफ कार्ड की बात की थी वही दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं। पिक n इज इक्वल टू 5, x क्या है, नंबर ऑफ एस है। हमने टोटल 5 कार्ड जो हैं वो चूज करने हैं, x नंबर ऑफ एस हैं। अब एस के अंदर इसका मतलब है हमारा इंटरेस्ट है, तो ए जो है वो कौन कितने कार्ड हैं उनकी कैटेगरी हम अलग रख लेते हैं, जो नॉन एस हैं उनकी कैटेगरी हम अलग रख लेते हैं। ए जो है वो 4 होते हैं एस, तो ए का ए इक्वल टू 4 लिख लिया हमने, जिनके अंदर हमारी सक्सेस है, जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड है। जिनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, जिनके अंदर नॉन सक्सेस है, उनको हम बी का नाम देते हैं, और वो कितने हैं, वो 48 है। टोटल मिला के 52 बन गए। अब अगर हम दो एस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे तो वो कैसे फाइंड होगी, 4 में से 2 चूज करें हम, मल्टीप्लाई विद बाकी 3 किधर से चूज होने हैं, टोटल चॉइस जो है वो 5 की करनी है, तो बाकी 3 किधर से चूज होने हैं, 48 में से चूज होने हैं। 48 सी n माइनस 2 या n माइनस एक्स, एक्स हमारा इधर 2 है ना, तो हमने 4cx और 48c n माइनस एक्स किया था। तो n की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है, इस वजह से इधर 3 लिखा है। और टोटल कितनी है, a प्लस बी 52, 52c n हमने चूज करने, तो 52 में से 5 चूज किया, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो दो कैटेगरी थी, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट अगर आपको चॉइस करनी है तो आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करेंगे। इधर मैंने वैसे साथ लिखा नहीं है कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ऊपर डिस्कशन चल रही थी, तो आपको ये गेस कर लेना चाहिए कि ये वाकई उसी की बात हो रही है। मजीद हम एक एग्जांपल देखते हैं इसी की, हाइपर ज्योमेट्रिक की। अ बॉक्स हैज 100 बैटरी, इसमें से कुछ गुड बैटरीज हैं और कुछ बैड बैटरीज हैं, जो कि वर्किंग नहीं कर रही, उनको बैड कह देती हैं। 98 गुड बैटरी हैं जिनके अंदर हम इंटरेस्टेड होंगे, जिनके अंदर सक्सेस पाई जाती है, और 2 बैड बैटरी हैं। हमने टोटल n जो है वो 10 बैटरी का चूज करना है, टोटल 100 बैटरी में से 10 को चूज करना है, x नंबर ऑफ गुड बैटरी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8 गुड बैटरी फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड होगी, 98 में से 8 चूज होंगी, और बाकी जो हैं वो 2 में से बाकी कितनी बच जाती हैं आपकी, बैड बैटरी 2 ही हैं, 2 में से आपने 2 चूज करनी है, और 100 में से टोटली 10 चूज होंगे। ऊपर भी आप देख रहे हैं कि जो चॉइसेस हैं वो आपकी 10 नहीं बन रही हैं, लेकिन 98 में से 8 और 2 में से 2। एक और चीज है कि क्या आप इस केस में x इक्वल टू 9 फाइंड कर सकते हैं। अगर आप 9 इधर चूज करें 98 में से, तो क्या 2 में से आप एक चूज कर सकती हैं ना, बाकी टोटल 10 को चूज तो आपने करना है। इसी तरह x इक्वल टू 10 अगर आप चूज करना चाहें तो 98 में से 10 चूज आप कर सकते हैं, और 2 में से फिर कितनी चॉइसेस होंगी, 0 चॉइसेस होंगी। अब इससे और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगर x इक्वल टू 11 हम फाइंड करना चाहें फॉर इंस्टेंट, तो 98 में से 11 तो चूज हो जाता है, कोई मसला नहीं है, 11 98 से 11 फाइंड किया जा सकता है कैलकुलेटर की मदद से। लेकिन क्या 2 में से हमने जब n माइनस एक्स करेंगे तो 10 माइनस 11 विच इज़ -1, इधर आपका ये वाली टर्म अनडिफाइंड हो गई है।
इसका मतलब है एक्स आपका आपको इधर से भी पता चल जाता है, मैंने इसी वजह से शुरू में बताया था एक्स हमारा किधर तक जाएगा, मैक्सिमम एन तक जाएगा, आगे नहीं जा सकता। इससे पीछे भी लेके आने की कोशिश करते हैं, क्या x इक्वल टू 6 चूज हो सकता है इस स्पेशल केस में? 98 से 6 और 2 में से हम क्या चूज करेंगे? 10 माइनस 6। 2 में से क्या 10 माइनस 6 4 बनता है? 2 2 सी 4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मतलब है ये भी चूज नहीं कर सकते। ये वाली चीज़ जो है वो आपने केयरफुली नोट करनी है कि जिसके लिए ये फार्मूला आपका डिफाइन हो, सिर्फ वही आपने x को डिफाइन करना है। तो इस केस में आपका x 8 डिफाइन हो सकता था, 9 और 10 तीन ही ऑप्शन थे। 7 के लिए आप अगर चॉइसेस करते हैं तो वो भी 2 में से 3 चॉइसेस पॉसिबल नहीं है, 2C3 आप चूज नहीं कर सकते। मतलब है x 8 9 और 10 सिर्फ 3 x की वेरिएशन है इस केस में। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे रखते हैं, आज के लेक्चर को इधर ही एंड करते हैं।